वालेकुम। लेक्चर 59 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। ये पास पेपर्स 3 होमवर्क में थे, पहला और तीसरा मैंने फिर होमवर्क में दिया है क्योंकि बच्चों से मैंने पूछा कितने बच्चों ने डिस्कस, वैसे ये तीसरा भी ना पार्ट है, असल में पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी तो मैंने कह दिया इसको भी डिस्कस करो, ठीक है ना। तो मैंने पूछा कितने बच्चों ने डिस्कस वाला सवाल ऐसे किया कि खुद लिख कर सोल्यूशन देखा। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। आपकी क्लास में भी नहीं होगा, पता है क्या? डिस्कस अच्छा पढ़ा, अच्छा सोल्यूशन तुमने आई क्या बिल्कुल सही लिखा हुआ। इससे नुकसान की बात है, पर्चे के डिस्कस आएगा तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये मैंने 1 और 3 फिर होमवर्क में दिया और इस वादे के साथ उन्हें होमवर्क में दिया है पिछली क्लास को, जिससे जो वादा आपसे भी लूंगा कि इस सवाल को पढ़ेंगे बगैर सोल्यूशन देखे एक बार पूरी ईमानदारी से अपने अल्फाज के अंदर लिखेंगे। फिर आप जब सोल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे कैसे शाहकार अल्फाज आपके निकले हैं आपके पेन से, तो उसकी इंप्रूवमेंट करनी है पर्चे में नंबर लेने के लिए बेटा, ठीक है ना। सही है, तो इनको करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें मैंने सिर्फ ये वाला पैरा डिस्कस किया है और फिर बच्चों को होमवर्क के अंदर ही इसको रखा है कि यार, क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चों की अटेम्प्ट कम थी, यानी आधी क्लास ने भी नहीं किया था। मैंने कहा यार क्या कर रहे थे? मैंने कहा जी हम तैयारी कर रहे थे टर्म टेस्ट की। मैंने कहा टर्म टेस्ट की तैयारी में मैंने ये पास पेपर्स भी रखे थे, ऐसे तो ना करो, ठीक है। तो फिर मुझे लग गया पता कि टर्म टेस्ट की कितनी को तैयारी है। लेकिन ये जहन में रखें कि टर्म टेस्ट दिए बगैर कल नहीं आइएगा क्लास में। आइएगा जरूर, लेकिन जरूर आकर 1.5 घंटा खड़े रहिएगा, ठीक है। टेस्ट लाजमी देना है, तकरीबन कोई 46 मार्क्स का टेस्ट है। एक नोट बनाना है आपने, एक बोरिंग कॉस्ट का सवाल है, एक गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल है और कुछ एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। इंपेयरमेंट हो सकता है नोट में मिक्स हो सकता है एमसीक्यूज में 1-2 एमसीक्यूज हो। अब इंपेयरमेंट का और क्या जूस निकालना है। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट मैंने अभी पढ़ाना है, वो भी इंपेयरमेंट शुरू कर दिया मैंने पोस्ट में। जिस दिन उनको रिवर्सल पढ़ाऊंगा वो 15-20 मिनट में जो सवाल कराना है वो अलग से इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो कट करके यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही ये एडिशनल चीजें करते रहा करेंगे। तो बाकी IAS 36 में और कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। IAS 20 नया था, मैंने सोचा चलो उसका एक छोटा सा सवाल 4-5 नंबर का डाल देते हैं और उसका कोई एक आधा एमसीक्यू डाल देते हैं। फिर बोरिंग कॉस्ट हमने खूब तसल्ली से किया था तो उसका सवाल तो बनता ही था, और नोट भूल ना जाए इसलिए वो तो आपसे बनवाते ही रहना है मैंने। तो ये बंच पूरा होने जा रहा है आज। वैसे मैंने IAS 40 आज शुरू कर दिया है, खत्म हो सकता था लेकिन जान के नहीं किया। हाँ, इतना आसान है। ट्रांसफर्स कल करेंगे और परसों फिर खामखा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ही किए जाएंगे, क्योंकि देखें गवर्नमेंट ग्रांट में आज आके आप लोग कुछ रिलैक्स हुए हैं, ठीक है ना। अब जाके पहले दिन आपको लगा पता नहीं ये क्या हुआ हमारे साथ, दूसरे दिन थोड़ा सा अच्छा हाँ ये तो ठीक है समझ आ रही, तीसरे दिन यार बस इतनी सी बात थी। तो वो चौथा दिन भी अभी थोड़ा सा उसकी बात करके छोड़ नहीं देना। मैंने जान के ये क्वेश्चन पूरा नहीं करवाया। मैंने कहा यार एक ट्राई और करना, क्योंकि मेरा दिल है कल भी हम गवर्नमेंट ग्रांट पे बात करें। थोड़ा सा ना दिन बढ़ाने से जरा थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाते हैं आप लोग, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मैंने जानते बूझते हुए ट्रांसफर्स की तरफ लेकर नहीं गया, बेसिक कॉन्सेप्ट दे के उसको मैंने वहां पर रोक दिया, ठीक है। क्लास भी इंशाल्लाह टाइम पे खत्म हो जाएगी इस तरह से। तो इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाया कि एक तो आप टर्म टेस्ट दे लें और दूसरा आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बेसिक चीज को जरा हजम कर लें। और मेरे ख्याल में मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा, पूरी FAR 1 के अंदर सबसे आसान स्टैंडर्ड IAS 40 है, सबसे आसान स्टैंडर्ड। आपकी क्लास में मैं FAR 2 में अक्सर हर टॉपिक से पहले कहता हूं बच्चों को तसल्ली देने के लिए, वो मुश्किल होता है ना जरा टॉपिक्स, तो मैं कहता हूं सबसे आसान यही है। लेकिन यहां पे मैंने आपको आज तक कभी ऐसे नहीं कहा शायद, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि वाकई में सबसे आसान IAS 40 है, ठीक है। बट स्टिल हम उसको 3 दिन, इसलिए 3 से 4 भी लग सकते हैं, इसलिए मैं रख लेता हूं कि जरा ये भी साथ साथ नॉर्मलाइज हो जाता है, वो भी पक्का हो जाता है। IAS 40 पे एक बंच पूरा होना है, तकरीबन 40 नंबर की वेटेज ये है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये जो पहला IAS 16 था ये इस अपनी ग्रिड से निकलता हुआ आगे भी जा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये ग्रिड वाइज ही मैं करवा रहा होता हूं आपको। ये 5 जो टॉपिक्स आज 5वां जो हमारा शुरू होना है, कल खत्म होना है डिस्कशन की हद तक, ये एक ग्रिड है ICAP के सिलेबस की जो तकरीबन 40 मार्क्स की है। इससे अगली ग्रिड हमने शुरू करनी है, वो तकरीबन 45 मार्क्स की है। ये 30 से 40 कहता है ICAP, ठीक है। नॉर्मली 40 तक इसको ले जाता है जो मैंने देखा है। और दूसरी ग्रिड 35 से 45 वाली हमने शुरू करनी है, जिसके अंदर IAS 1, IAS 8, IAS 7 ये स्टैंडर्ड है। यानी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनानी है हमने, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनानी है हमने, IAS 8 का स्टैंडर्ड करना है, और 7 करेक्शन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक तो 3 दिन 4 दिन में हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इस पे 7, 8, 10 दिन भी लग सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसमें इन्वेंट्रीज को भी 1-2 दिन सिखाना पड़ता है, बैड डाउटफुल डेट पे 1-2 दिन आपको लगवाने पड़ते हैं, BRS को 1 आध दिन लगा कर समझाना पड़ता है। कुछ टॉपिक समझा कर ही फिर आपको फिक्स एसेट से रिलेटेड
करेक्शन अलग से एक आध दिन उस पर लग जाता है, तो ये 7-8 दिन लग जाते होते हैं कम से कम। तो वो पहले करवा के फिर मैं उससे जो है वो IS1, IS8, IS7 पे चला जाता होता हूँ, और उसमें फिर आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होता, क्योंकि वो करेक्शन ऑफ एरर भी आगे कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो कल तक खत्म होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपने ईजी नहीं लेना। IS16 को तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके साथ है, एंड तक ही जाना है, ठीक है। वो 1-2 टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिनमें उससे माफी मिलेगी, वरना हर जगह पे इसने पहुंचे होने, हर जगह घुसे होने, और फिर आपको फायदे नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस एडजस्टमेंट में थोड़ा सा मसला है। वैसे 1 जुलाई 14 पे गवर्नमेंट ने 280 रुपए की ग्रांट दी थी, और उस हमने जो है वो एक प्लांट लिया था अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया, प्लांट ही है ना। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा था कि खबरदार आपने 5 साल से पहले काम रोका, तो कुछ ऐसा था ना सवाल में, ठीक है। प्लांट की लाइफ 7 साल थी और ग्रांट को आपने एमोटाइज करना शुरू किया हुआ था। करते नेट हैं ये, मैंने एग्जांपल करवाई थी कि ग्रांट रिसीव हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट, और हमने उसको एसेट की कॉस्ट, कितने बच्चों ने वैसे ये अटेम्प्ट किया मैं पूछने ही भूल गया, हाँ उस क्लास से भी कम है, नॉट इवन 10%। नहीं डिस्कस कर रहा मैं, छोड़ो बस आगे चलते हैं। नहीं 10 बच्चे का सवाल करके आ गए हैं 100 की क्लास में से, उन 10 के लिए मैं क्या करूं फिर, बाकियों क्या फायदा होना है। चलो सवाल पूरा पढ़ लेना, ये मैं बता देता हूं, अब सुन लो जिसमें मसला आ सकता है पूरे सवाल में। सवाल एक चीज ऐसी है जो आपको मैंने बताई नहीं थी रीपेमेंट से रिलेटेड। वो बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट रीपे हो रही है और आपने एसेट को नेट कर दिया था ग्रांट की अमाउंट से, तो जिस दिन रीपेमेंट होती है उस दिन एसेट को बढ़ा देते हो, बोलो। अब जब एसेट ने बढ़ जाना है तो एक खतरा लाहक नहीं हो जाएगा कि आपको अगर याद हो तो इंपेयरमेंट लॉस में आप 2 चीजें कंपेयर करते थे, पहली होती थी बुक वैल्यू, दूसरी होती थी रिकवरेबल अमाउंट। अब मिसाल के तौर पे वो 2 चीजों में से हायर रिकवरेबल अमाउंट 180 पे पड़ी है, ठीक है, और बुक वैल्यू एसेट की आ रही थी जी 170, तो हम कह रहे थे एसेट इंपेयर्ड नहीं है, ठीक है ना, नो इंपेयरमेंट। लेकिन जब आपने रीपेमेंट करनी है, एसेट को डेबिट करना है, और बोलो जब नेट वाला काम चल रहा है, सवाल को किया होता तो ये बातें समझ आती ना। जब आपने एसेट पे रीपेमेंट को डेबिट करना है, जब रीपेमेंट करनी है तो एसेट को डेबिट करके कैश क्रेडिट करते हैं ना नेट वाले केस में, तो एसेट के बढ़ने का खतरा है। तो ये शक पड़ सकता है कि इतना ना बढ़ जाए कि रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए और इंपेयरमेंट लॉस आ जाए। तो ये भी एक बात होती है, अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट को नेट किया हुआ था एसेट्स की कॉस्ट में से और उसकी रीपेमेंट हो जाए, तो रीपेमेंट की वजह से एक खतरा पड़ जाता है कि चेक कर लें कहीं एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया। वजह बता दी है कि हाँ आपने एसेट को डेबिट करना है ना, तो एसेट की बुक वैल्यू में बढ़ना है, वो बढ़ना है कहीं इतनी ना बढ़ जाए कि रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए और इंपेयरमेंट लॉस आ जाए। तो इस वजह से इस सवाल के अंदर मिक्सिंग हुई IS 36 की। क्या इन व्यू ऑफ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट IPL कैरिड आउट एन इंपेयरमेंट टेस्ट ऑफ द प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है ना। तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए आपको पता ही है कि आपको बुक वैल्यू चाहिए होती है, जो इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपको ये सवाल मैं सारा करवाऊंगा कल इंशाल्लाह, लेकिन बेटा प्लीज इस सवाल को करके आइएगा, ऐसे ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए वैल्यू इन यूज निकालनी होती है। मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं एक लाइन इसके अंदर जो समझ आती है। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया वैसे? आप बढ़ गए हाथ, ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब जानता हूं मैं जी। वैल्यू इन यूज के लिए आपको फ्यूचर के कैश फ्लो चाहिए होते हैं नेट, बोलो। उसने ये बताया हमें, नेट एनुअल कैश फ्लोज फॉर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट हैव बीन एस्टिमेटेड एट 90 एंड 80 फॉर 2020 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। 2 साल लाइफ रह गई थी, उन्होंने कहा जी नेट एनुअल कैश फ्लोज इनफ्लोज, नेट एनुअल कैश इनफ्लोज। बड़ी आसान बात है। आसान बात यह है कि आपको उसने ये फिगर दे दी है, 2021 के कह रहा है 90 और 2022 के कैश फ्लोज कह रहा है जी नेट में कितने हैं 80, जिसके ऊपर आपने लगानी होती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाकर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ये वो फिगर दे दी, ठीक है। अब उसने एक लाइन आगे लिखी, वो लाइन क्या है? वो कहता है दीज कैश इनफ्लोज आर नेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10 एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 6। मैंने जरा बहुत लंबी बात करके पढ़ लिया, लिखा सिर्फ ये हुआ है दीज नेट कैश फ्लोज आर नेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, और इंटरेस्ट कितना है 10, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है 6। अच्छा, अब सवाल के अंदर सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है, ठीक है ना, लेकिन ऊपर वाली चीजें मैंने वैसे ही अज्यूम की। एग्जांपल एक बनाई है, मिसाल के तौर पे जी इनफ्लोज थे 145, ऑपरेटिंग कॉस्ट 39 माइनस की, मेंटेनेंस कॉस्ट 6 माइनस की, मेंटेनेंस कॉस्ट लिखा हुआ है, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। ऑपरेशनल कॉस्ट 39 माइनस की, मेंटेनेंस कॉस्ट 6 माइनस की, और 10 इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया, और जाकर
हम नेट 90 पे पहुंच गए। ठीक है, समझ आती है बात। ऐसे ही किसके अंदर, मिसाल के तौर पर ये मैंने क्या किया, ये दोनों चीजें, ये दोनों फिगर्स मैंने अज्यूम की हैं। ठीक है ना, आपको एक बात समझानी थी इसलिए अज्यूम किया। ठीक है, आपने नहीं बैठ के अज्यूम कर रहा ना, आपने सिर्फ छोटा ट्रीटमेंट करना है वो समझाने के लिए। ठीक है, 2021 के अंदर जी मिसाल के तौर पर 135 के इनफ्लोज आए, 39 ऑपरेशनल कॉस्ट थी, 6 रुपए की मेंटेनेंस कॉस्ट, ये तो एनुअल बताया था ना, हर साल 6, 10, ठीक है, और 10 रुपए की इंटरेस्ट है, और उसके बाद हम इस 80 के नतीजे पर पहुंच चुके हैं। अब मेरा सवाल, आपको इस 90 और 80 पे कोई एतराज है तो बताएं, क्या एतराज है? क्या इस 90 तक आते आते एक ऐसी चीज माइनस हो चुकी हुई है जो माइनस नहीं होनी चाहिए? उसने दो बातें बताई, कॉन्सेप्ट चेक किया ना, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें माइनस हो चुकी है और इंटरेस्ट भी। भाई मेंटेनेंस तो माइनस होना चाहिए थी, देखो मैंने मिसाल के तौर पे इसलिए 2-3 चीजें ले ली। ऑपरेशनल कॉस्ट माइनस होनी चाहिए थी, मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस होनी चाहिए थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं होना चाहिए था। नेट तक आते आते जो माइनस हो चुका है तो गलत है। बोलो, अगर एक गलत चीज यहां पे माइनस होकर 90 आया है, हम इसका इंपैक्ट रिवर्स करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम एड बैक कर देंगे, ये 10 इधर, ऐसे ही ये 10 भी इधर। ठीक है, तो कैश फ्लोज अब हमारे बन जाएंगे 100 और 90। इनको अब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा लो, जो भी रेट हो, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। और भाई ठीक है, ये बात नहीं समझ आई बेटा? ये तो हमने पहले पढ़ा था कि आपके फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर टैक्स पेमेंट्स, लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट, लीज का हो या लोन का हो, ये माइनस नहीं किया जाता। याद आ रहा है कुछ? या ये 36 ओपन करूं, आगे समझना। तो वो माइनस नहीं होना चाहिए था, तो क्यों कर दिया माइनस उन्होंने? गलती से माइनस हो गया तो ऐड करेंगे। 90 सही कैश फ्लो नहीं है, 100 होना चाहिए था। ये तो फ्यूचर कैश फ्लोज में से माइनस, हम 19 के एंड पे खड़े हैं, तो 20 के और 21 के कैश फ्लोज में ये 10-10 माइनस नहीं करना चाहिए था। 36 ने मना किया था, इन्होंने माइनस करके फिगर दे दी, हमने सही कर ली। ठीक है, सही है। इसको अब एक और ट्राई करना। तो 1, 2 और 3 अगेन होमवर्क में है, और मैं कल चेक करूंगा। मैं कह रहा हूं और मैंने कर भी लेना, और कल फिर मैंने कैमरा बंद कर देना। बाकी आप समझदार हो। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लें, टाइम बहुत है, क्या करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी भी इसकी देख लें। जी आपको कहा था ये सफा पढ़ के आना पड़ा। गवर्नमेंट की डेफिनेशन लाजमी पढ़ लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि कहीं पे ये लिखा हुआ आ जाए कि अ गवर्नमेंट एजेंसी ग्रांटेड फलां थिंग, तो आप कहोगे गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ग्रांट है ही नहीं है। या लिख दे लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी, आपको नहीं जी गवर्नमेंट ग्रांट तो है ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ लो कि स्टैंडर्ड गवर्नमेंट किसको कह रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, टाइप्स आपको पता है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट था और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम था। एक अहम बात यह भी है, सवाल ने लिख दिया गवर्नमेंट गेव अ सब्सिडी, आपको क्या ग्रांट तो नहीं है ना, आई-20 नहीं लगता है। तो अल्टरनेटिव नेम्स का भी पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ग्रांट को सबवेंशन, प्रीमियम्स या सब्सिडीज भी कहा जा सकता है। अगर ऐसे अल्फाज आ जाए तो ये एक दफा नजर से गुजरे हुए तो हो कि जी ये भी ग्रांट के ही दूसरे नाम थे, ये ना हो कि आपको ये तो पता नहीं क्या चीज आ गई है और सारा स्टैंडर्ड आपको आता हो। ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था शायद, बहरहाल आज दोबारा बता रहा हूं, जैसे IAS 16 ने आकर, जैसे IAS 40 भी आज कहेगा क्या शराइत हो तो कोई भी आइटम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनना है, ऐसे ही IAS 16 ने कहा था क्या शराइत पूरी हो तो कोई आइटम PPE बनेगा। तो उसने क्या कहा था, कुछ याद है? वो इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, कुछ याद आ रहा है? याद है, माजी अजाब है, IAS 16 के अंदर पढ़ाया था। इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करें, फिर इनिशियल मेजरमेंट कितने पर रिकॉर्ड करें, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पे क्या करें। याद आ रही है बातें? तो वहां पे IAS 16 ने एक क्राइटेरिया दिया था कि कोई भी आइटम PPE तब बनेगा जब वो दो शर्तें पूरी करेगा। पहली, फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया था कि कोई भी चीज PPE डेबिट कब होनी है, जब ये दो शर्तें पूरी हों। ऐसे ही IAS 20 ने भी अपना रिकग्निशन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया बताया। इसने कहा पहली बात तो यह है कि आपको यह पता है कि सिर्फ पास कॉस्ट इनकर्ड की मद में कोई पैसे आ जाए तो उससे हम डायरेक्ट इनकम में फेंक देते हैं, वरना हम लायबिलिटी बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है ना? तो ये जो लायबिलिटी बनाना है, हम एंट्री करते थे कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। जो डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करना है ये किस दिन कर सकते हैं? IAS 20 ने कहा जिस दिन दो चीजों की रीजनेबल एश्योरेंस दे दो। क्या ग्रांट रिसीव हो जाएगी? हमने तो अभी तक ऐसा सवाल पढ़ा ही नहीं इसमें ग्रांट रिसीव होने का वादा हो। हमने तो हर सवाल ऐसा पढ़ा था ग्रांट आ चुकी है, कैश डेबिट, हम तो वो पढ़ा ही नहीं। लेकिन आज ये भी सुन लो, अगर गवर्नमेंट वादा कर दे के पैसे आने हैं, आपको उसकी रीजनेबल एश्योरेंस हो, ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस अटैच की हैं, आपको इसकी भी रीजनेबल एश्योरेंस हो कि आप वो मीट कर लोगे, तो आप ये एंट्री भी कर सकते हो, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ये मतलब है थोड़ा सा, कभी आज अभी टेस्ट नहीं हुई ऐसी बात, लेकिन बता रहा हूं। ठीक है ना? बहरहाल फिलहाल वापस आए, सादा बात थी तो ऐसी बात कहीं और निकल गई। किस दिन आप डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर सकते हैं सोने वाले भाई? किस दिन? स्टैंडर्ड ने कहा जिस दिन दो चीजों की रीजनेबल एश्योरेंस दे लो। पहली,
कि ये पैसे रिसीव हो जाएंगे, और दूसरी जो कंडीशंस अटैच हैं वो मीट कर लोगे। अगर इन दो चीजों की रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो तो कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर दो, और अगर इनमें से किसी एक चीज की भी रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते तो फिर नहीं कर सकते आप एंट्री डेफर्ड ग्रांट की, आप ग्रांट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज्ड, आसान लफ्ज क्या होता है? रिकॉर्डेड। कब? Government grant should be recorded when there is a reasonable assurance that entity will comply with any condition attaching to the grant and grant will be received. ठीक हो गया? सही है? और सही है। अच्छा, जनरल रूल्स हैं ऐसे ही, जरा ये सारे काम ना हम करते आए हैं, ठीक है। उसने जरा यहां पे स्टैंडर्ड ने जनरल रूल्स लिखे हुए हैं। मुझे बताओ किसी वक्त आपने गवर्नमेंट ग्रांट के रिसीव होने पर ये एंट्री की हो, कैश डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट? मुझे ये बताओ कि आपको ये बात रीवैल्यूएशन के स्टार्ट में बताई थी आपको मैंने कि इक्विटी जो है ये ओनर का हिसाब किताब है जिसमें शेयर कैपिटल पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग्स। इससे भी पीछे गए थे हमने कहा था, बचपन में हमने पढ़ा था ओनर घर से पैसा लाए तो कैपिटल होता है, और जो बिजनेस कमाए वो उसमें ऐड कर देते हैं। फिर रीवैल्यूएशन के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था बड़े हो गए हम, अब जब ओनर घर से पैसा लाता है तो कैपिटल की बजाय उसे शेयर कैपिटल कहते हैं, और जो प्रॉफिट्स बिजनेस कमाता है उसको अलग अकाउंट में रखते हैं, नाम उसका रखते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। और फिर मैंने ये वाली बैलेंस शीट बनाई थी और मैंने कहा था शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स ये वही है, जो ओनर घर से लाया वो भी ओनर का, जो बिजनेस ने कमाया वो भी ओनर का। तो इस इक्विटी के अंदर जो कुछ भी आता है वो ओनर का हिसाब किताब होता है, पेएबल टुवर्ड्स ओनर्स कैपिटल को ही हमने आगे बढ़ाया था ना, ये इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में, इसमें शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग में तोड़ा था, ये कैपिटल ही तो है। और याद है कुछ कि ये भी भूल गया? ये नोटेड है मेरे पास, कहो तो रीवैल्यूएशन का पहला लेक्चर। अच्छा शुक्र है। सुनो, अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने कभी भी किसी भी तरह की ग्रांट हो, चाहे वो एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट हो, चाहे वो एसेट रिलेटेड ग्रांट हो, आपने कभी भी उसको डायरेक्ट इक्विटी में नहीं फेंकना। ठीक है, फिर क्या करना है? वो करना है जो हम सीख कर आ रहे हैं 3 दिन पहले, आज चौथा दिन है ना, तो वो जो पहले दिन हमने काम शुरू किया था और पहले दिन ही मैंने एसेट और एक्सपेंस की ग्रांट्स आपको समझा दी थी, वो करना है। क्या मतलब? अगर एसेट रिलेटेड ग्रांट है, चाहो तो अलग रखो, चाहो तो एसेट में से नेट कर दो, ठीक है। और फिर इनकम में सिस्टमैटिक बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है, वहां से रिटेन्ड अर्निंग्स में इंपैक्ट आए, इसका कहना ये चाह रहा है, ठीक है ना। तो चाहो तो जो है वो आप नेट कर दो, चाहो तो अलग रखो और इनकम बनाओ। एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट हमने कहा था लायबिलिटी तो बना लो, चाहो तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे अलग इनकम नजर आए, चाहो तो रेट एक्सपेंस में से नेट कर दो। ये सब ट्रीटमेंट उसने कहा है करना, डायरेक्ट ये वाली एंट्री ना करना। यहां 2-4 लाइनों में सिर्फ यही बात लिखी हुई है। क्या कह रहा है? पढ़ाता हूं अभी, क्या कह रहा है? पढ़ाता हूं अभी सर, ठीक है जी। कह रहा है ये एंट्री डायरेक्ट अर्निंग्स में इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर के हिसाब किताब के अंदर डायरेक्ट ना फेंको, बल्कि जो कुछ आपने किया है ना, ये मैं कह रहा हूं, जो कुछ आपने आज तक किया गवर्नमेंट ग्रांट के साथ वो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये आज तक हमने किया ही नहीं था। ये एंट्री मैंने कभी आपको, अभी तक चौथा दिन है इस टॉपिक का, मैंने आपको ये एंट्री तो कभी करके नहीं सिखाई। ऐसा ही है ना, ये बात उसने लिखी है। क्या कहता है? जनरल रूल्स नाइदर टाइप, दोनों नहीं, ठीक है ना, चाहे इनकम रिलेटेड हो चाहे एसेट रिलेटेड हो, ऑफ ग्रांट शुड बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन बैलेंस शीट। शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या होता है? इक्विटी भाई, यही इसका खाता होता है, ठीक है ना। इक्विटी पूरा, शेयर कैपिटल भी उसी का इंटरेस्ट है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी, ठीक है ना। तो बहरहाल इनकम वगैरह ने शेयर कैपिटल में तो नहीं ना जाना होता, अर्निंग्स में जा सकती है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? दोनों ग्रांट्स को कभी भी डायरेक्टली क्रेडिट मत करना शेयर होल्डर इंटरेस्ट इन बैलेंस शीट में, बल्कि क्या करना, ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट मस्ट बी रिपोर्टेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस थ्रू इनकम स्टेटमेंट ओवर द पीरियड नेसेसरी टू मैच देम विद देयर रिलेटेड कॉस्ट। ये सारी बातें तो हम कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, तो वो वही बस लिखा होता है, ठीक है। बाकी ये आपने प्रैक्टिकली कर लिया था, मैंने कहा था एक नजर पढ़ लेना, पढ़ने पर इसमें से कुछ भी नहीं निकलना था, क्योंकि ये सारा कुछ हमने ये क्लास में डिस्कस किया, आपने क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। उसके बाद ये बात अगर कोई पढ़ने वाली 1-2 लाइनें हैं तो आप पढ़ सकते हैं, एग्जांपल सारी आपने की हुई थी। रीपेमेंट भी हमने कर ली थी, रीपेमेंट के अंदर भी 4 लाइनें लिखकर बस उन्होंने बाकी प्रैक्टिस ही दी हुई है। और गवर्नमेंट ग्रांट के डिस्क्लोजर्स क्या हैं? इधर देखो भाई, आपने एसेट रिलेटेड ग्रांट रिसीव की, अच्छा भला मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ज़हन बना लिया था, मार्कर उठा लिए थे, चलो जरा करके अभी चलते हैं 2 मिनट। आपने एसेट रिलेटेड ग्रांट रिसीव की, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, बोलो कौन कौन से? अलग से, डायरेक्ट इंडायरेक्ट मत बोला करो मेरे सामने, ठीक है, बोलो। अलग से लायबिलिटी रिकॉर्ड करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाओ, या एसेट की कॉस्ट में से उसे नेट करके नेट में एक्सपेंस कम करके निकाल लो। अब आपने जौन सा वाला यूज किया मेथड, ठीक है, यूजर को वो बात लिख के बता दो भाई, ठीक है, बात समझे हो? ये कहते हैं क्या अकाउंटिंग, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आप यूज करते हैं? जी हम गवर्नमेंट ग्रांट को नेट करते हैं एसेट की कॉस्ट से। 2 एग्जांपल्स सवाल के अंदर ना ऐसे ही लिखा होगा, 1 मिनट, यहां से ये सवाल पढ़ें, जैसे कल वाले सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ था, ये बेल के बारे में क्या है? बेल ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज डिफर्ड इनकम लायबिलिटी। डिफर्ड इनकम मतलब क्या है? लायबिलिटी। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी एंड पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर। ये सवाल में जैसे आपको लिख के दिया है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ऐसे यूजर को लिख के बताया जाता है।
हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है ग्रांट्स के बारे में, ठीक है। ये इंडस फार्मा आईपीएल डिडक्टेड गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, ये इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है। अब बस समझे हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ग्रांट्स की आपकी, ये बता दो यूजर को, और ये भी बता दो कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, एक ही बात तकरीबन इकट्ठी की हुई है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट की नेचर क्या है और एक्सटेंट क्या है, क्या मतलब जी, ये वो प्लॉट ऑफ लैंड मिला था जी फ्री ऑफ कॉस्ट, कल वाला बेल वाला सवाल मेरे सामने घूम रहा है, ठीक है जी, प्लॉट ऑफ लैंड मिला था जी फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा एक्सटेंट वो जी बस मिल गया पक्का पक्का, बात समझ रहे हो, ठीक है। फिर अनफुलफिल्ड कंडीशंस एंड अदर कंटिजेंसीज अगर कोई हैं तो वो डिस्क्लोज कर दो, क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी उन्होंने गवर्नमेंट ने ना हमें एक क्या कौन सा लोन था, फॉरगिवेबल लोन दिया है और उन्होंने कहा है कि कंडीशंस मीट कर दो फॉरगिव कर देंगे, कुछ कंडीशंस अनफुलफिल्ड हैं, अगर ऐसा सवाल में लिख दे तो आप भी लिख दो जवाब में, ठीक है ना। प्रैक्टिकली क्या करना है ये वो बताया जा रहा है, ठीक है ना। फिर कोई कंटिजेंसीज हैं, गवर्नमेंट ने कहा फाटा में प्लांट लगाओ और वहां के 300 लोगों को जो उस विसिनिटी के हैं, उस जिस जिला में जा रहे हो उस जिला के 300 क्या कहते हैं उसको, ये डोमिसाइल वाले 300 लोगों को आपने अगले 5 साल तक मुलाजमत पे रखना है, और अगर 5 साल में से किसी एक दिन भी आपने इसको 299 भी किया तो हम पैसे वापस ले लेंगे, ठीक है। अब 3 साल तक तो आपने ये काम किए रखा, तीसरे साल के एंड पे आपको नजर आया कि यार वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ, एजुकेशन इंप्रूव हुई, अब यहां से ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, लोग यहां से निकलकर बड़े शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, वहां पे काम करने जा रहे हैं, तो उनको खतरा पड़ गया ऑर्गेनाइजेशन को हमारी को कि हो सकता है अगले साल ये 300 ना रहे, कुछ कम हो जाए, कंटिजेंसी आ रही है, ठीक है। तो लिख के बता दो, ये सिर्फ बातें हैं डिस्क्लोजर्स में। तो डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू IAS 20 क्या है जी, IAS 20 रिक्वायर्स फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या करो, अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड, कैसे रिकॉर्ड करते हो, इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। कैसे भाई रिकॉर्ड करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो जी, हम पहले लायबिलिटी बनाते हैं और फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस के फेस के ऊपर इनकम बनाते हैं या एक्सपेंस में, जो बात भी कर, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो लिख के बता दो, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हो ये बता दो। दूसरा नेचर एंड एक्सटेंट बता दो। तीसरा अनफुलफिल्ड कंडीशंस हैं कोई या अदर कंटिजेंसीज हैं, ये आप बता दो, ठीक है। ये है डिस्क्लोजर्स ऑफ IAS 20, ठीक हो गया। आपका बिजनेस है, मैंने पिछली क्लास में क्या कहा, हाँ, आपका बिजनेस है माइनिंग का, कान कुनी, आप कान में से नमक निकालते हैं, कान में से नहीं, माइन में से नमक एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका बिजनेस है। अब आपकी क्या एक्सपर्टीज होंगी, जो लेवल गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे पास जो ये दुनिया का सबसे अच्छा नमक मौजूद है, हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे, ठीक है, और ये हमें सपोर्ट करे। तो गवर्नमेंट ने को 2-3 एक्सपर्ट लोग जो हैं इस फील्ड के, बड़े जो दुनिया से पता नहीं कहां से पढ़ के आए थे दूर दूर से, वो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, उन्होंने उनको हायर किया हुआ है, वो गवर्नमेंट ने भेज दिया आपके बिजनेस के पास। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने 2-3 महीने तक ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मशवरे देंगे, और उन्होंने मशवरे दिए और हमारा बिजनेस उठ गया। अब गवर्नमेंट ने हेल्प किया, बोलो तो क्या एंट्री करें, एक्सपर्ट्स डेबिट, एक्सपर्ट्स क्या एंट्री करें, आप फाइनेंशियल एक्सपर्टीज डेबिट कह रहे हैं, एक्सपर्टीज, बंदे को बिठा लो बांध के, ठीक है, तुम्हारे एसेट बनेगा, बंदा तो वैसे भी कभी एसेट नहीं होता, जो मर्जी करते रहो। भाई साहब हेल्प आई है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कोई मॉनिटरी वैल्यू तो हम असाइन कर नहीं सकते, लेकिन हेल्प तो है। तो स्टैंड ने कहा हाँ मैंने माना, कोई कैश नहीं आया, एक्सपर्ट्स आए थे और उन्होंने मशवरे दिए, तो फायदा तो हो गया ना। तो ये फायदा जो है, जो मशवरों से आपको मिला, यूजर को भी ये लिख के बता दो। आप अंग्रेजी में लिख के बता दो कि गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट्स भेजे थे जिन्होंने हमें मशवरे दिए और उससे हमें बहुत असिस्टेंस मिली है। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस ऐसी हेल्प है गवर्नमेंट की जिसको आप कोई मॉनिटरी वैल्यू असाइन ना कर सकें, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, कोई मसला होगा तो वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो डेफिनेशन प्लस ये एक्सक्लूजन डेफिनेशन, ये जब मिलाकर आप पढ़ोगे ना तो कल आप मुझसे कोई ना कोई क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना। तो फिर मैं कल इनको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ऐसी हेल्प गवर्नमेंट की जिसको आप कोई मॉनिटरी वैल्यू असाइन ना कर सको, ठीक है। अब इसका डिस्क्लोजर देना है, तो क्या डिस्क्लोजर देना है, सादा सादा 3 बातें लिख दो जी। एक्सपर्ट्स आए थे, ठीक है, और उन्होंने हमें कीमती मशवरे दिए थे और 2 महीने तक वो बैठे रहे थे, डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक है। इनकम में कुछ नहीं डालेंगे बेटा, इनकम में क्या डालना है, मेरी डबल एंट्री करवा दें। मैं ये तो अर्ज कर रहा हूं कि जो असिस्टेंस गवर्नमेंट ने दी है इसको कोई मॉनिटरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हम, बस उनके मशवरों से हमें फायदा हुआ। नहीं फी पे की होती तो फिर वो असिस्टेंस होती, नहीं वो नहीं फी पे की ना, मैं ये तो कह रहा हूं उन्होंने बंदे भेज दिए, उन्होंने असिस्ट किया, बस यही तो कह रहा हूं, कोई मॉनिटरी वैल्यू साइन नहीं कर सक रहे हैं हम, तो असिस्टेंस है, इसको लिख के बता दो। अच्छा डिस्क्लोजर्स भी याद करने की हमें जरूरत नहीं रही अब,
ओपन बुक है ना, जब आपके पास बुक्स आ जाएंगी इंशाल्लाह तो IAS 20 ओपन करेंगे तो ये डिस्क्लोजर ऐसे ही लिखे होंगे उसके अंदर, ठीक है ना, तो सही है। हाँ, लेकिन पता तो होना चाहिए, जहन में तो हो आप, जबानी ये बातें बहरहाल आपके जहन में होनी चाहिए, हर बार स्टैंडर्ड ना खोल के बैठ जाएंगे आप, ठीक है। कोशिश करनी है जो भूल जाए उसके लिए स्टैंडर्ड्स ओपन करने हैं, ठीक है जी। चलें जी, कितने बच्चों ने सारे MCQs किए? माशाल्लाह 3-4 बच्चे। हाइब्रिड में कितने बच्चों ने? एक भी बच्चों ने नहीं किया। MCQs कर लें, मैं डिस्कस तो करूंगा ही उसी तरह से अब पोस्ट के साथ हर 15-20 मिनट के ऑनलाइन वालों के पोर्टल पे जब डिस्कशन शुरू हो जाएगी, रोला ना पा देना, ठीक है ना। जिस दिन डिस्कशन शुरू हो जाएगी इन चीजों की जो आपके लिए रेलेवेंट हुआ करेंगी, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं वो एरिया कट करके अपलोड कर दिया करूंगा पोर्टल पे और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, ठीक है। 15 मिनट 20 मिनट ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स हुआ करेंगे जिनके अंदर कभी IAS 16 के कोई MCQ डिस्कस कर लिया करेंगे, कभी IAS 36, इस तरह वो रिवीजन में भी रहेंगी चीजें, कोई एक्स्ट्रा लोड भी एंड पर हमारा इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है जी। स्टूडेंट हैं तो जी, सवाल ये है स्टूडेंट का, आमिर भाई ले आए कैमरा मेरी तरफ, आप साना नहीं हूं मैं। सवाल ये है कि स्टूडेंट का सवाल ये है कि हमने 1 जनवरी 2000 मिसाल के तौर पे 20 पे ग्रांट रिसीव की और 1 जुलाई 2020 पे एसेट खरीदा, तो 6 महीने क्या करें? भाई ये बैल वाले सवाल में पूरा साल कुछ नहीं किया था, ग्रांट पड़ी रही थी जब तक एसिड बन के तैयार होके इस्तेमाल होके डेफिनेशन होना शुरू नहीं हुआ, हमने ग्रांट को भी नहीं छेड़ा था। आप देख लो कि पिछला सवाल जो कल हमने किया है, लैंड वाली ग्रांट जो है फॉरगिवेबल लोन 19 में आ गया था, 1 रुपया नहीं वहां से निकाला था, 20 में भी नहीं निकाला था जब तक के वो तैयार नहीं हो गई थी बिल्डिंग, तो जितना अरसा बिल्डिंग डेफिसिट हुई थी तब तक वो ना ग्रांट पड़ी रही। तो ग्रांट बेशक पहले दिन आ गई है, एसेट आपका दरमियान में आया आपको, तो आपने उसको छेड़ना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि रिलेटेड है एसेट के साथ, और एसेट जब डेफिसिट होना शुरू होगा ग्रांट को आपने तब इनकम में डालना शुरू करना है, ठीक है। कल किया था वैसे। अच्छा जी, नए कपड़े पहन के आया करो जिससे नया टॉपिक हो, ईद वाले, समझ आई है? नहीं पढ़ा देना नवा टॉपिक में, नवा नहीं पढ़ा देना जी। गवर्नमेंट ने ग्रांट दी और उन्होंने कहा कि आपको माफ कर देंगे हम, ये मतलब ये सवाल बताता है बेटा, आपकी गवर्नमेंट के साथ डीलिंग होगी। भाई का सवाल है कि जब रीपेमेंट का वक्त आएगा तो आधी करनी है, पूरी करनी है, क्या करें? तो भाई वो गवर्नमेंट के साथ जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है ना उसको बता देती है, अगर कंडीशन मीट नहीं करोगे तो पूरे पैसे वापस लेंगे, आधे लेंगे, चौथाई लेंगे, इतने लेंगे, इतने लेंगे, वो गवर्नमेंट पहले बता देती है। जितना कहेगी उतना रीपे करेंगे, सरकार जो कहेगी वो करना पड़ेगा, ठीक है। और वो सरकार के साथ जो चीजें डिसाइड हुई होती हैं वो सवाल आपको बता देता है, ठीक है ना। तो सवाल में अगर रीपेमेंट होगी तो सवाल खुद बताएगा रीपेमेंट इन फुल है या रीपेमेंट इन हाफ है या कितने % है। हाँ, क्यों नहीं ले सकती हो? तो फिर कंडीशन मीट करनी थी ना बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग बना ली तो फिर क्यों वापस आएंगे? बिल्डिंग बनाने के लिए तो दिया था, वहां पे फैक्ट्री लगाओ, ठीक है ना। अच्छा जी, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको हम उर्फे आम में प्रॉपर्टी भी कह दिया करते हैं। देखें, ये स्टैंडर्ड ना सिर्फ इन्हीं 2 फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है, लैंड और बिल्डिंग पे। ये नजर आ रहा है भाई एंड वालों? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि नहीं है। IAS 40 हमने स्टार्ट कर दिया है जी, अभी इंशाल्लाह। बड़ा दिल था वैसे एक बार मेरा हुआ कि छोड़ो 20 की डेफिनेशंस और ये थोड़ी बहुत डिस्कशंस कहूंगा बच्चों को कल करते हैं, IAS 40 खत्म कर देते हैं फिर, लेकिन मैंने रोक दिया, ठीक है। अब कल इसको ट्रांसफर्स का बस रह जाएगा मामला वो करके, लेकिन प्रैक्टिस तो कल भी जारी रहेगी और परसों भी इंशाल्लाह कोई ऐसा सवाल करेंगे जिसके अंदर IAS 16, IAS 20, IAS 40 ये 3-4 मिक्स हो रहे होंगे, ऐसा कोई सवाल भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस तो बहरहाल हमारी चलती रहेगी, लेकिन स्टैंडर्ड बहुत आसान है। ये स्टैंडर्ड IAS 40 अप्लाई होता है, नाम इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और ये अप्लाई होता है लैंड और बिल्डिंग पे। प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, इन पे नहीं अप्लाई होता, ठीक है। वो IAS 16 के अंदर चले जाते हैं। हाँ, ये लैंड एंड बिल्डिंग भी IAS 16 में जाता है, ठीक है, लेकिन ये लैंड एंड बिल्डिंग यहां भी आता है, तो फिर कोई ना कोई फर्क तो होगा ना। तो बेसिकली जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा वो है इसकी यूज, हमने किस नीयत से इसको रखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग को। ये नीयत डिसाइड करेगी कि हमारा ये
जो लैंड और बिल्डिंग है हमारी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये IS 16 के अंदर PPE बनेगी या IS 2 के अंदर इन्वेंट्री बनेगी या IS 40 के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगी, सिर्फ हमारे यूज की नीयत, सिर्फ हमारी नीयत ये डिसाइड करेगी कि हमने कौन सी वाली अकाउंटिंग इस प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने जो प्रॉपर्टी रखी हुई है, आप एक रियल एस्टेट के बिजनेस में, किसमें जी, रियल एस्टेट के बिजनेस में है, तो आपने लैंड और बिल्डिंग यानी प्रॉपर्टी रखी हुई है फॉर सेलिंग पर्पस, फॉर सेल लिख देता हूं, फॉर, साथ साथ नोट करने वालों 4 बार मिटा के लिखना पड़ेगा, हाँ सब्र कर जाओ जरा, ये वाली साइड मैंने मिटानी नहीं है, सवाल मैं वहां पे सॉल्व कर लूंगा, ये सामने ही रहेगा आपके एंड तक ताकि आप किसी भी वक्त देख सकें इसको। ठीक है, ओके, बहुत आसान बात है। फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या मतलब, हमारा बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी आम बिजनेस, हमारा कोर एक्टिविटी हमारी है ही क्या, प्रॉपर्टीज को खरीदना बेचना। छोड़ो प्रॉपर्टी को, एसी की मिसाल लो, एसी इज अ नॉन करंट एसेट, है कि नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है कि नहीं है। अच्छा, अगर यही एसी की दुकान पे पड़ा हो जहां पे वो बेचता है, तो ये उसकी इन्वेंट्री है, क्यों, क्योंकि उसका काम एसियों को बेचना है। व्हीकल, कार क्या है, नॉन PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आता है, लेकिन कार के शोरूम पे खड़ी हुई गाड़ियां जो बिकने के लिए आई हों, वो कार शोरूम वाले के लिए इन्वेंट्री है। ऐसे ही ये लैंड एंड बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी है, अगर ये आपने फॉर सेलिंग पर्पस रखी हुई है, तो फिर ये आपकी इन्वेंट्री है, इस पर IAS 2 इन्वेंट्रीज अप्लाई होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा जो पढ़ना है, जितना जरूरत होगा पढ़ेंगे, जाहिर है 2 दिन लगे, 1 दिन लगे, 3 दिन लगे, वो तो देखेंगे ना। ठीक है, तो उसमें जाके आप देखेंगे कि IAS 2 कहता है इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, यानी उसके रूल्स लगेंगे। छोड़ो चलो वो तो वहीं जाके पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका मकसद, आपकी इंटेंशन प्रॉपर्टी को रखने की क्या है, जी आप बहुत सी प्रॉपर्टीज रखते इसीलिए हैं कि आप इनको बेच देंगे, फिर नहीं खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर रियल एस्टेट के बिजनेस में आप, तो आपके इन प्रॉपर्टीज पर IAS 2 इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। ठीक है, इन्वेंट्रीज, ठीक है, जैसे कभी आपको इत्तेफाक हो ना, आज ना हो तो कल कभी हो ही जाएगा, आप किसी रियल एस्टेट के दफ्तर में जाएं, किसी सोसाइटी के दफ्तर में जाएं और उन्हें जाकर कहना जी कि जी हमने प्लॉट लेना है, तो वो कहेंगे जरा रुकें, चेक कर लें हम इन्वेंट्री में क्या क्या पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री में क्या मतलब, तुम लोगों के जो है वो क्या मतलब है उनका, उन्होंने कोई एक स्टोर बनाया हुआ है जिसके अंदर प्लॉट्स उन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वो उसमें सजाए हुए हैं, क्या कहते हैं डिस्प्ले में लगाए हुए हैं, इसलिए इन्वेंट्री कह रहे हैं। और यार उनका काम है प्लॉट्स बेचना, तो आप किसी रियल एस्टेट के दफ्तर में जाएं, किसी सोसाइटी के दफ्तर में जाएं और उनको जाकर कहें जी मुझे एक प्लॉट चाहिए, तो कहते हैं जरा चेक करने दें इन्वेंट्री में क्या क्या पड़ा है। क्यों, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी है ये बेचना ही उनका काम है। तो फिर ये प्रॉपर्टी ऐसे बंदे के लिए जिसका काम ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉपर्टी को सेल करना है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्रीज पे लगता है IAS 2। ठीक हो गया, आगे बढ़े हम, और हमें एक बंदा नजर आया जिसने एक प्रॉपर्टी रखी हुई है फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या मतलब, यूज तो ये भी हो नहीं रही थी, ये यूज नहीं हो रहा होता। एसी की दुकान पे जाए ना, जहां पे एसी खरीदने जाएं, तो एक एसी उसकी अपनी दुकान में लगा होता है और बाकी एसी डिस्प्ले में बिकने के लिए पड़े होते हैं। जो लगा होता है वो PPE है, जो बिकने के लिए पड़े हैं वो इन्वेंट्री है, ठीक है ना। तो जो उसने एसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वो तो PPE है। ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग है, आपने कहा ये लैंड एंड बिल्डिंग फॉर सेल नहीं है, मैंने अपना हेड ऑफिस यहां पे मूव करना है, तो आपने फॉर सेल की पट्टी उतारी और अपने हेड ऑफिस को इस बिल्डिंग में, प्लाजा था आपका, आपने शिफ्ट कर लिया। अब ये हेड ऑफिस क्या है, ये आपके बिजनेस के यूज की जगह है, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। छोड़ो हेड ऑफिस, फैक्ट्री लगा लिया आपने, लैंड एंड बिल्डिंग फैक्ट्री वहां पे शिफ्ट कर दी। क्या है, आपका बिजनेस है, बल्ब बना के बेचते हो आप, तो जो बल्ब बनाने की फैक्ट्री आपने लगाई हुई है, किसी लैंड के ऊपर लगाई हुई है, कोई बिल्डिंग है, ये भी तो लैंड एंड बिल्डिंग है। ये लैंड एंड बिल्डिंग यूज हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ दिस बिजनेस। हेड ऑफिस इसी का आपने बना लिया आके यहाँ पे मेन बुलेवार्ड पे, तो ये हेड ऑफिस भी इसी बिजनेस से रिलेट कर रहा है। लैंड और बिल्डिंग तो ये भी है, तो इसको कह रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लैंड और बिल्डिंग का यूज करना। ठीक है, तो अगर आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो ये आपका सबसे फेवरेट स्टैंडर्ड लगेगा इसके ऊपर, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहां तक को मसला निहायत, मैं यकीन माने मैं कह रहा हूं आपको कि मैं ये कह सकता हूं इस स्टैंडर्ड के बारे में कि दिस इज द इजीएस्ट स्टैंडर्ड, हमारे पूरे सिलेबस का सबसे आसान स्टैंडर्ड यही है। ठीक है, ओके सर, शुरू में क्यों नहीं करा दिया, मेरी मर्जी मुश्किल से आसान की तरफ आना चाहिए। वैसे बहुत सारी चीजें देखोगे आप IAS 16 वाली यूज होकर यहां पे हमें हेल्प देंगी। ठीक है, अभी देखेंगे आप। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं मुद्दे की तरफ।
अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग यानी कोई प्रॉपर्टी जो है वो रखी हुई है फॉर रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, ये क्या भला होती है? वाले साहब ने आज एक प्लॉट लिया, आपने कहा अब्बा जी क्यों ले लिया आपने? ने कहा बेटा 10 साल बाद तेरे काम आ जाएगा। क्या मतलब 10 साल बाद क्या काम आना है प्लॉट में? कैपिटल एप्रिसिएशन, कीमत बढ़ जाएगी। आज लाख रुपए की जगह खरीद ली, ने कहा बेटा 10 साल बाद ये 15-20 लाख की हो जाएगी, तो कोई कारोबार कर ली बेच के। एक बात कर रहा हूं, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ये रखा, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, ठीक है? बेचने के लिए नहीं है, फॉर यूज नहीं है, किस लिए रख दिया? अच्छा, कोई मकान खरीद लिया और कहा क्या 10-20 साल बाद यार इसकी कोई कीमत बढ़ जाएगी, 4 पैसे तुझे मिल जाएंगे, वे बेटा तेरे लिए लिया, ठीक है? लेकिन वो खाली नहीं रखना, अपना घर पहले मौजूद था, साथ उसको रेंट पे भी चढ़ा दिया। तो सिर्फ रेंटल के लिए कोई प्रॉपर्टी है, मकसद ही क्या है? रेंट कमाना, या सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन है, या दोनों काम इकट्ठे भी हो रहे हैं? अगर आपने एक लैंड बिल्डिंग ले ली, प्रॉपर्टी ले ली और उसको रखा है, नियत क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट से कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल देखा, यार यहां कीमतें बढ़ जानी आने वाले दिनों में, तो आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो इन्वेस्टमेंट की है किस लिए? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। लेकिन साथ ही आपने कहा खाली है, किराए पे भी दे दो, तो दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं। तो अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग यानी प्रॉपर्टी फॉर रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, इनमें से किसी मकसद के लिए, किसी एक के लिए या दोनों के लिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, तो फिर ना तो ये IS2 की इन्वेंट्री है, ना ही IS16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, बल्कि आज नए वाला स्टैंडर्ड आगे बढ़ी कहेगा ये है जामुंगा प्रॉपर्टी, ठीक है? IAS पठान कहते हैं ना, जामुंगा है, ये है मेरी प्रॉपर्टी। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जरा ऐसे लिख दूं शॉर्ट, चलो प्रॉपर्टी की जगह है, ठीक हो गया? बात समझ आ गई, ठीक है? तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फॉर सेलिंग पर्पज रखी हुई है तो ये आपकी इन्वेंट्री है। अगर आपने अपने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए प्रॉपर्टी रखी हुई है तो IS16 प्रॉपर्टी प्लांट, और अगर आपने फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, फॉर रेंटल और फॉर बोथ ये रखी हुई प्रॉपर्टी, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर बात शुरू करते हैं। बातें तो वही हैं, कौन सी भला? हाँ जी, इनिशियल रिकॉग्निशन तो बताओ, वही वाली बातें, फिर इनिशियल मेजरमेंट, फिर सब्सीक्वेंट, सब बातें वही, ठीक है? तो इनिशियल मेजरमेंट सबसे पहले। अच्छा, ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड, ये IS16 का छोटा भाई है, ठीक है? तो जो बात इसे पूछे ना, अक्सर ये भागा उससे पूछ के वही बता देता है। क्या मतलब? इनिशियल रिकॉग्निशन पहले, इनिशियल, याद है कुछ ये बातें हमने की थी IS16 में? अगर याद है तो मुझे ये बता दो, कसम से दिल खुश हो जाए। याद है तो मुझे ये बता दो, ऐसे करके मैंने उर्दू में क्या लिखा था इसके साथ, कब रिकॉर्ड करें? वही वाली बात यहां पे। थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट ग्रांट में भी यही पूछा था हमने, IS20 से हमने पूछा था कब गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करें? हमने कहा 2 चीजों की रीजनेबल एश्योरेंस दे दो, कंप्लाई कर लो कंडीशन से, ग्रांट रिसीव हो जाएगी, कर लो रिकॉर्ड। IS16 में ऐसे ही कहा था, कब रिकॉर्ड करो? द फ्यूचर प्रोबेबल बेनिफिट्स हो, इनफ्लो होने का आपको प्रोबेबिलिटी हो और कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सके, ठीक है? यहां पे हमने इससे आगे पूछा कब रिकॉर्ड करें। अब ये छोटा भाई है IS16 का, अक्सर सुनता था, लोग आते थे और पूछते थे IS16 से कब रिकॉर्ड करें। तो जब हमने इससे पूछा तो इसने बड़े भाई को फोन किया, इसने कहा भाई वो पूछते कब रिकॉर्ड करें, तो कहने लगा यार तू छोटा भाई है, तू भी वही बोल दे, ठीक है? क्या एन आइटम विल बी रिकॉर्डेड एज रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट, IP लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इफ नंबर 1 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबली, अच्छा, एंड प्रोबेबली होता है सर, एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए कह रहा हूं सबसे आसान स्टैंडर्ड दुनिया का यही होगा शायद, ठीक है? तो इनिशियल रिकॉग्निशन कब रिकॉर्ड करें? वही IS16 की तरह से इसने 2 सवाल करने हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं, कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सकती है, कर लो रिकॉर्ड। अगला सवाल उससे क्या किया था हमने, याद है कुछ? इनिशियल मेजरमेंट में ब्लू कलर से क्या लिखा था? किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, ठीक है? किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, ये मैंने लिखा है, अगर किसी को नजर ना आ रहा तो मैंने बोला किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें। तो IS16 को उसने फोन किया, भाई कह रहे हैं किस अमाउंट पे करें, तो उसने कहा यार टेंशन क्या है, तुझे नहीं पता, हमेशा इनिशियल तो कॉस्ट पर ही मेजरमेंट होती है। जब कोई चीज आपके पास आती है तो जितने में आपको पड़ी वही उसकी
अमाउंट जिससे आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करना होगा। रिकॉर्ड करना है कब? दो शर्तें, कितने पर, यानी डेबिट करना है और कितनी अमाउंट से करना है, ये बात हो रही थी यहां पे, ठीक है ना। तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे है जी? एट कॉस्ट। और कॉस्ट के अंदर उसने साथ ही कह दिया, कॉस्ट के अंदर क्या होगा, तुम ना परचेज प्राइस में से नेट कर लेना ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स वगैरह, ठीक है, प्लस कर देना इसमें ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। और ठीक है, परचेज प्राइस मैंने लिखने की कोशिश की है, ये मैंने लिखा है, किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैंने लिखा है, हाइब्रिड वालों ऑनलाइन वालों सुनो, मैंने लिखा है परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। ये तो वही बात हो गई, वही बात है, ठीक है ना। यानी जो जरूरी खर्चे इसको हम काबिल इस्तेमाल हाथ में लाने के जरूरी खर्चे हैं उसको ऐड कर देना। अच्छा, अब ये आसान है क्योंकि ये तो थोड़ी है कि हमने जर्मनी से ये प्रॉपर्टी खरीदी तो फिर वो प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग वहां से उठाकर वो बैरी जहाज पे रखा जाएगा, फिर समुद्र के रास्ते से वो कराची पोर्ट पे पहुंचेगा, फिर लैंड होगा, फिर ट्रक ले जाएंगे, वो लैंड एंड बिल्डिंग को उठा के लाहौर लाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए ये जरा सिंपल है, इसमें मोटी मोटी दो चार चीजें ही आनी है। कितने की खरीदी, फिर कोई ट्रेड डिस्काउंट है माइनस कर लेना, उसके बाद लीगल कॉस्ट, जी वो वकील को बुलाया उसने सेल डीड बना दी हमें, ठीक है, कागजी कार्रवाई पूरी कर दी। उसके बाद जी हमें वो रजिस्ट्री के लिए, इंतकाल के लिए कुछ पैसे जमा कराने पड़े, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस ले लिए। ये दो चार मोटी मोटी चीजें ही होती हैं जी प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड, जो आपको खर्चे, वो कमीशन पे करना पड़ गया प्रॉपर्टी डीलर को। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है ये दो चार ही हो सकती हैं, इसके अंदर ज्यादा नहीं है। तो ये उल्टा आसान है, ठीक है। तो इनिशियल इग्निशन कब रिकॉर्ड करें? जब दो शर्तें पूरी हो जाए। कितने पर रिकॉर्ड करें जी? कॉस्ट पे कर लें, और कॉस्ट में सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड कर देना, ठीक है। अगला सवाल क्या होना चाहिए? हाँ जी, ये देखो, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। जरा बातें ज्यादा थी मैं इसलिए इस लाइन को ना, ये लाइन सीधी है, आप यू अज्यूम करें लाइन सीधी आ रही है ऐसे, ठीक है, ओके। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, याद करें आईएस 16 ने क्या कहा था? बैलेंस शीट डेट पे चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे आ जाओ, चाहो तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में सैंड ने भी कहा, फोन करके, भाई क्या करूं? उसने कहा लोग बंदर बोलेंगे, बंदर, सारा कुछ ही मेरी तरह, ठीक है, कुछ तो फर्क डालो। बंदर ने कहा ना आईएस 16 ही ठीक था, कॉस्ट मॉडल बिल्कुल वही रख लो, ठीक है, कॉस्ट मॉडल में कोई मसला नहीं है। क्या मतलब? 100% सिमिलर एज आईएस 16। क्या करो, क्या करते थे कॉस्ट मॉडल में जी? हम एसेट को रखते थे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस, अब तो आपको पता है, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। याद आया? इनको नेट करके आती थी बुक वैल्यू। 100% सेम एज आईएएस 16। कॉस्ट मॉडल इसका भी वैसा ही है, ठीक हो गया। अब वो बंदर ना बोले लोग, इसलिए इसने सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में दूसरा मॉडल दे दिया, फ्री वैल्यूएशन का नाम बदल के फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है जी। ये वाहिद फर्क है इतनी देर से जो मैं लगा हूं, वाहिद फर्क है ये फेयर वैल्यू मॉडल। और इसमें सिर्फ दो नुकाती एजेंडा है हमारा। कितने नुकाती जी? दो नुकाती। पहला नुकता, डू नॉट डेप्रीशिएट, डू नॉट डेप्रीशिएट। अच्छा जी, तो फिर क्या करें? स्टैंडर्ड फिर क्या करें? टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू। कब? एट ईयर एंड। ईयर एंड पे क्या करो? एट ईयर एंड टेक द, ईयर एंड की बात ही हो रही है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट यहां मैं लिखा नहीं इसलिए, ठीक है ना। एट ईयर एंड टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू, फुल स्टॉप, और आगे एनी गेन और लॉस। फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ सकता है ना। एनी गेन और लॉस शैल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली। जो गेन लॉस आए उसको उसी वक्त प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। ये थोड़ा सा फर्क आया। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करता था, इंशाल्लाह कुछ दिन में बताऊंगा, ओसीआई से रूट करा के इक्विटी में ले जाता था। ये कह रहे हैं फेयर वैल्यू गेन लॉस आए ना, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट अलग रखा, उसको आप फेयर वैल्यू पे ले जाओ, जो भी गेन लॉस आए प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड, ठीक है जी। ये जी हमारा स्टैंडर्ड पूरा हो गया। अब जो कल मैंने पढ़ाना है ना, वो ये पढ़ाना है कि हमने बेचने के लिए एक प्लाजा रखा हुआ था, सोचा नहीं अपना हेड ऑफिस यहां मूव कर देते हैं, तो ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी, ट्रांसफर हो जाएगा। हमने अपने यूज में रखा हुआ था, हमने उसको खाली कर दिया, खुद वर्क फ्रॉम होम करने लग गए और प्लाजे को रेंट आउट कर दिया, ट्रांसफर। या किराएदार मौजूद थे प्लाजे में, हमने कहा खुद यूज करना, हमने कहा नोटिस देकर भाईजान खाली कर दो, आप यूज करना है, तो ट्रांसफर्स रह गई हैं जो कल पढ़ानी है, वरना स्टैंडर्ड में और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड बस इतना सही है, ठीक है। हाँ, इसका कल ट्रांसफर्स कराने के बाद नोट भी बनवाऊंगा, पीपीई की तरह से इसका भी नोट बनता है,
जब वो बन जाएगा तो इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी हैं, अंग्रेजियां मारी हुई हैं स्टैंडर्ड ने, जो जिस तरह से IAS 16 में थी, पढ़ेंगे जाहिर है वो भी, लेकिन बात इतनी की है जो आपके सामने रखती है। अभी तो अगले 2 दिन तो, और तीसरा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, ये 2 से 3 दिन अभी हम इसको पक्का करेंगे, पक्का, यानी कि डिफरेंट सिनेरियोस, प्रैक्टिसेस, ठीक है, कुछ मिक्सिंग शिक्सिंग चलाएंगे। अच्छा जी, अब वो एंड वाले लेक्चर नोट्स ओपन करें। लेक्चर नोट्स हैं पेज 458 पर, पेज 458 पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें, बोर्ड पे ना देखें प्लीज। 458 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें, जरा पढ़ें, सिर्फ सवाल को पढ़ें। ये कोई सवाल के आसमान से नहीं उतरते, मैं पिछली क्लास में बता रहा था। ये ऐसे ही होता है जैसे आप लोगों की क्लास में इंपेयरमेंट वाले दिन वो कौन सी एक्सप्रेस थी, गोंदल एक्सप्रेस, और वो जो एग्जांपल बनी थी, डाटा बना था, वो डाटा पिछली बार नहीं था। पिछली बार शायद वो डाटा बना था जो आपकी क्लास में वो 36 के लेक्चर नोट से पहला सवाल पड़ा था, ठीक है ना। तो होता ऐसा ही है, जब पोस्ट के अंदर मैं पहुंचा I36 पे, तो चूंकि आप लोगों के वक्त में वो सवाल बन गया था, वो टाइप हुआ पड़ा था बच्चों का, ये देखो ये भी एक सवाल है। तो ये सवाल ऐसे ही बनते हैं, सादा सादा सवाल होते हैं, लेकिन आप देखते हो इन्हीं से ही हम आगे जाकर फिर पास पेपर के सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। मत देखें बोर्ड में, मैंने कहा सवाल पढ़ें, फिर भी बोर्ड पे देख रहे हैं कुछ बच्चे, आई डोंट नो व्हाई। सवाल पढ़ें, सारे सवाल पढ़ें, शाबाश। कुछ बच्चे अभी भी बोर्ड पे देख रहे हैं, हालांकि उस्ताद कह रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे घर बैठे हुए बेशर्मों, होने का कौन सा उस्ताद देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। कहते तो यही दिखा देता हूं जो नोट किया हुआ है, फिर बस ठीक है, चलते हैं, छुट्टी करते हैं। ये सारा काम जो किया ये अभी करना है। जी बच्चों, क्या नजर आ रहा है सवाल? मुश्किल लग रहा है कोई? सादा सा सवाल है कि जी 70 मिलियन की हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसमें से लैंड एलिमेंट 30, पता नहीं ये क्यों बताया उसने, लैंड को अलग करके क्यों बताया, ताकि आप डेप्रिशिएट करते हुए 70 को डेप्रिशिएट करें। 70 को डेप्रिशिएट करेंगे तो 30 रुपए का लैंड भी डेप्रिशिएट हो जाएगा, ऐसे नहीं करना हमने, ठीक है, ओके चले। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में जर्नल एंट्रीज पास कर दो 11 और ये 12 की, ऐसे ही है। अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल यूज हुआ है या फेयर वैल्यू मॉडल यूज हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कॉस्ट मॉडल इज 100% इक्वल टू IAS 16। तो जरा पार्ट ए आप करें ना, जरा बगैर बोर्ड पे देखे हुए, फिर मैं और आप मिलके करते हैं। बहुत आसान स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको ज्यादा इजी नहीं ले लेना कि समझो ही ना। आसान का मतलब ये होता है कि ऐसी आसान चीज जो होती है ना, उसमें तो आप इतनी गुंजाइश भी ना छोड़ो कि हवा भी गुजर सके कॉन्सेप्ट में और आपके दरमियान से। क्यों? क्योंकि यही वो आसान चीज होती है जिसने आपको सेव करना होता है पर्चे में अगर आ जाए तो। और कभी कभी आसान नजर आने वाली चीज से भी मुश्किल चीज बन जाया करती है। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मेहनत पूरी करनी है और अल्लाह करे कि वो आसान चीज आसान ही रहे ताकि आपको पास करवा दे, ठीक है, ना कि आप उड़ गए हों। आसान चीज को मुश्किल आसान समझते हुए ना जी, लिफ्ट ना कराने वाले उड़ भी जाते हैं। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं पूरी, जल्दी कर लो, बस सवाल शुरू कर देना मैंने अब, यानी जवाब शुरू कर देना मैंने अब। चेक किए मेरी तैयारियां फिर? ओहो, कॉस्ट मॉडल हम ब्लैक से करेंगे, ब्लैक से, और फेयर वैल्यू मॉडल हम रेड से करेंगे। कुछ बच्चे तो इतने एंथुसियास्टिक हुए होते हैं, उन्होंने तो फेयर वैल्यू मॉडल की भी एंट्रीज कर डाली है, मुझे पता है। कुछ हैं ऐसे चैंपियंस
ओके जी बच्चों, आ प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। बस अब बातें बंद, अब टाइम खत्म जी। छोटा सा सवाल था, 2 एंट्रीज करनी थी, पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, देख लें आप इधर जी। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदी है तो मतलब IS2 या IS16 की बजाय IS40 लग जाएगा। अब 1 जनवरी 2011 पे हमने से खरीदा है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2011 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से जी? 70 से, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर आएगा और 70 को डेप्रीशिएट करोगे 10 साल पे, ऐसा ही है। 70 को करोगे डेप्रीशिएट। यार ये आमिर और वो किधर है यार? आमिर ने कहा एक बच्चा बैठा करे इधर प्लीज। तो 31 दिसंबर 2011 आएगा तो डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी आज भी वही, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और कॉस्ट है 70 नहीं, फॉर डेप्रीसिएशन कॉस्ट है 40 और लाइफ है 10 साल, तो 4 रुपए की डेप्रीसिएशन आ गई पहले साल के एंड पर, ठीक है जी। ओके अच्छा, अब अगली एक लाइन मैंने वैसे ही छोड़ देनी है क्योंकि मैंने ना दोनों मॉडल्स को आमने सामने चलाना है ना, तो जरा कंपैरिजन में चीजें नजर आ जाती हैं। मेरे ख्याल में जरा वन नोट ज्यादा खुल गए हैं, शायद इसको ना टेंशन हो रही है। ये जूम भी अभी फिर रहा है। कहाँ रह गए? ये इतना कुछ खुला हुआ है। अच्छा चले जी, डेप्रीसिएशन की एंट्री कर ली हमने। उसके बाद मैंने एक एंट्री की जगह छोड़ दी, पता नहीं क्यों, और उसके बाद साल खत्म हो गया। फिर इतनी जगह क्यों छोड़ी हुई है? इसको उठा के ऊपर लाऊंगा ताकि आपकी एक तस्वीर में सारा कुछ आ जाए। अच्छा, अब ये कॉस्ट मॉडल थोड़ा सा मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा, मैं भूल गया यहाँ पे ईयर एंड लिखना। तो ये किस साल की हमने एंट्रीज पास की हैं जी? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। ठीक हो गया जी। बहुत सिंपल चीजें हैं, बड़े ध्यान से और बड़े शौक से इनको देखते रहें, उर्दू वाले शौक से। फॉर द ईयर एंडेड, ये 9 क्लास के एंड पे शौक लगाओ हैं। ये क्या हुआ? अगर उर्दू वाला शौक नहीं रखेंगे तो क्लास के एंड पे अंग्रेजी वाला शौक लगेगा, इसलिए ध्यान से जी। एसिड खरीदने की एंट्री होगी अगले साल। क्यों होगी? यस सर, बेहोश लोगों, अगले साल डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी। तो 31 दिसंबर 12 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, फिर 4 रुपए से। ठीक हो गया जी, डन। अब बोलो, ये तो सवाल खत्म भी हो गया। अब जरा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना दो इन 2 साल की। मैंने तीसरा साल डिस्पोजल, अगला सवाल ना इसी को कंटिन्यू करके इसको डिस्पोज करना है, तो वो भी मैंने करवाना है, ठीक है ना। लो भाई, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनवा दो। जी, इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 11 के लिए 4 और 12 के लिए भी 4। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में जहां पीपीई आता था और सीडब्ल्यूआईपी आता था, वहां पे आज एक नई चीज भी ऐड हो गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसी में FAR2 में जाकर आपके इंटेंजिबल आ रहा होगा, फिर उसके बाद आपका राइट ऑफ यूज आएगा, फिर चीजें बढ़ रही हैं यहीं पे, ठीक है। तो पीपीई की तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वही नॉन करंट एसेट्स में। पीपीई की तरह से नोट भी बनाएंगे इसका कल इंशाल्लाह। फिलहाल तो इसका नाम लिख दें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पूरा लिखना। अच्छा, अब कॉस्ट मॉडल पे हैं तो हमने कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पे इसको शो करना है, ठीक है। तो 2011 के लिए इसकी कॉस्ट कितनी थी? 70। भाई पहली एंट्री देखो ऊपर जाकर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 से, और फिर ये डेप्रीसिएशन की एंट्री पड़ रही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो 11 के एंड पर 66 पर ये नजर आएगा। 12 के लिए 66 से शुरू कर लो, और 12 के साल की एंट्री 4 रुपए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, या एसिड क्रेडिट कर दिया 4, तो ये आ गया 62 पे। ओवर, सवाल खत्म, पार्ट ए खत्म। पार्ट ए में क्या कहा था उसने? हाँ, कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है, एंट्रीज करो और एक्सट्रैक्ट्स बना दो। अब फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो हो रहा है, तो लाल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर द, पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर
घर वाले गए, चलो छोड़ो छोड़ो, फिर कभी बात करेंगे इस पे। अभी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, भाई मॉडल जो मर्जी हो, एसेट खरीदने की एंट्री कभी नहीं बदलेगी। तो 1 जनवरी 11 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट आज भी 70 से। उसके बाद आपको बताया था कि फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं करनी, ठीक है। तो डू नॉट डेप्रिशिएट, तो डेप्रिशिएट मत करो। इंस्टेड क्या करना है, एसेट को उठाकर ले जाना है फेयर वैल्यू पर और गेन लॉस को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। सवाल के अंदर आपको गिवन है, जरा देखो, फेयर वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 2011 कितनी गिवन है जी? 95। अब आपके दिल में पता है क्या आ रहा है? डायरेक्ट पता लग रहा है, सामने नजर आ रहा है कि हमारी 70 वाली प्रॉपर्टी कहां पहुंच गई है। तो कितने का हमें गेन आ रहा है? 25 का। लेकिन मैं आपको ये डायरेक्ट नहीं करने दूंगा, ये मुश्किल सवालों की तैयारी है हमारी, इसलिए प्लीज इसको ऐसे ही याद रखना है। जब भी कभी फेयर वैल्यू मॉडल यूज करेंगे तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ना एक लेजर बना लिया करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या करोगे? लेजर बना लोगे, बहुत सिंपल हो जाएगी सारी कैलकुलेशन, सारा कुछ, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पर है तो बोलो जी 1 जनवरी 11 पर ये वर्किंग है, वर्किंग हमारी आज की पहली वर्किंग जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 था, ठीक हो गया। अब सवाल के अंदर 31 दिसंबर 2011 पर क्या फेयर वैल्यू गिवन है? सवाल ने कहा फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 31 दिसंबर 11 इज 95 मिलियन। तो आपने ये जो 95 की फेयर वैल्यू होगी इसको अपने लेजर में क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे लिख लिया करना है, ठीक है। तो आप यहां पर आया करेंगे 31 दिसंबर 2011 पर क्लोजिंग बैलेंस में क्या लिखा करोगे? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कहां लिख लोगे? क्लोजिंग बैलेंस में। कितनी है जी? 95। लेजर क्लोज हो गया। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है नजर? डेबिट साइड पर। कितनी? 25। ये 25 को प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक देना, ठीक है। गेन है या लॉस है ये लिखे मत है मुझे, लेकिन आप, मैं 1 मिनट के लिए कह रहा हूं कि एंट्री करने के लिए ना आपको ये गेन लॉस भी डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करोगे, आप देखोगे ये एंट्री क्या लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर हो रहा है डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है इनकम्स से, गेन्स से, तो ये हमारी एंट्री भी बन जाएगी। फेयर वैल्यू गेन भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए यहां पर लिख देता हूं कि ये दरअसल क्या हुआ है जी, फेयर वैल्यू गेन आया जिसने जाना कहां है? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक हो गया। तो क्या एंट्री बनी जी हमारी? ये स्लो हुआ पड़ा, पता नहीं इसको क्या हो गया। क्या एंट्री बनी हमारी जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेप्शन की एंट्री नहीं की हमने, ठीक है। दूसरी एंट्री कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन आ गया। तो 31 दिसंबर 2011 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू, अच्छा ये नहीं लिख रहा मैं, ये लिखने के लिए तो फिर सोचना पड़ता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप लिखें यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, एंट्री बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने समझने के लिए ब्रैकेट में आप लिखें कि ये गेन आया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। भाई आए हुए कोई मेरे दोस्त या अभी कोई नहीं आए? बैठे हैं जी जी, आपको तो ऐसे ही लगेगा, आपको क्या पता है इसके बारे में कुछ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फेयर वैल्यू गेन जी कितना आया था? 25 का। तो कंपैरिजन में देखें आप, कंपैरिजन में देखें आप तो आपको ये नजर आ रहा है, कॉस्ट मॉडल में डेप्रीशिएट हुआ था, फेयर वैल्यू गेन से नहीं निकाला। यहां पे फेयर वैल्यू गेन निकाला है, डेप्रीशिएट नहीं किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ जाना। पहली एंट्री तो कोई नहीं होगी, दूसरी वैसे ही नहीं करते। ईयर एंड पे फिर इसको फेयर वैल्यू पर उठाकर ले जाना है, तो फिर लेजर की तरफ मुतवज्जे हो जाना है आपने, ठीक है। लेजर के अंदर जाके आपने यहां पर लिखना है 1 जनवरी 12, ब्रॉड डाउन तो वही आ गया 95। और आपको क्या सिखाया है कि आपने जो फेयर वैल्यू सवाल में गिवन हो उसे कैरी डाउन में लिख लेना है। कितनी फेयर वैल्यू सवाल दे रहा है आज जी? 31 दिसंबर 12 पे वो कह रहे हैं 65 पे आ चुकी है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है जी। कितनी फिगर आ रही है? 30 की। ये 30 की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो चुप करके, ना गेन लिखो ना लॉस। वैसे अपने समझने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है डेबिट, तो ये तो फेयर वैल्यू लॉस आया है। बात समझे हो?
ये बात समझ आई है? तो ये एंट्री भी आपने बिल्कुल उसी तरह से जाके सुकून से कर देनी है। 31 दिसंबर 12 पर आपने कहना है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा हो रहा है डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो रही है क्रेडिट 30 से, और ये एंट्री आपके पूरे नंबर ला देगी आपको। लेकिन वैसे अपने समझने के लिए यहां पे फेयर वैल्यू लॉस भी लिखना। ठीक हो गया? तो सही है? अच्छा जी, अब जरा मुझे आप कोशिश करके एक्सट्रैक्ट्स बना दें। मैं जरा करीब ले आऊं ताकि आपकी पिक्चरे में ये सारी चीजें सुकून से आ जाएं। जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे हो तो क्या फर्क पड़ जाता है, जरा देखूं तो आपको बताना आ रहा है या नहीं। सारी एंट्रीज तो हमने कर ली हैं जी, जल्दी से करें। ये ऊपर देखने वाले पता नहीं क्यों ऊपर देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, ये कुछ यहां बैठे हुए देखे जा रहे हैं, ये देखे जा रहे हैं पता नहीं क्यों। मैं कह रहा हूं एक्सट्रैक्ट्स बना दें, लेकिन ये पता है किस इंतजार में बैठे हैं कि यार एक बार कंप्लीट हो, फोटो बनाएं और घर जाएं। तो बेटा फोटो ही बचनी है तुम जैसों को, ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज, ये आप बना सकते, कुछ मुश्किल है इसमें। तस्वीर के लिए तो मैं सारी सेटिंग कर रहा हूं, ये आपको तस्वीर बनवा दूंगा, लेकिन आप तो कोशिश करें। जी जी बच्चों, आज डेप्रिसिएशन की बजाय आपको फेयर वैल्यू नजर आएगी। फेयर वैल्यू गेन होगा तो पॉजिटिव इनकम के तौर पे, और लॉस होगा तो नेगेटिव, यानी इनकम्स में गेन और लॉस जो है वो एक्सपेंसेस में शो कर दिया जाता है फेयर वैल्यू का। ठीक है? ओके, तो फेयर वैल्यू गेन है पहले साल में कितने का? 25 रुपए का, और दूसरे साल में लॉस है 30 रुपए। बैलेंस शीट इतनी आसान हो जाती है लेजर बनाने के बाद कि बैलेंस शीट में आपको पता है क्लोजिंग बैलेंसेस ने आना है, यानी 31 दिसंबर 11 पे हमारी प्रॉपर्टी उठकर, यही तो कहा था फेयर वैल्यू पे ले जाओ, उठकर 95 पे चली गई है और 12 के एंड पे 65 पे। तो नॉन करंट एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो 11 के एंड पे कितनी है? 95 पर, और 12 के एंड पे 65 पर। यहां पे सिर्फ वर्किंग वन लिखा, काम चल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा यहां तो। इसलिए लेजर बहुत इजी कर देता है चीजों को, मुश्किल सवालों के लिए कहा ये वरना यहां तो आप जबानी कह सकते थे इसको। ठीक है? तो इतना सा ही कोर्स है ये IAS 40, ठीक है ना? अब तीसरे साल में चलते हैं, और तीसरे साल में जाकर एसेट को बेच देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने जरा सिंपल कर लिया था टाइम की कमी को ध्यान में रखते हुए। आपने 1 जनवरी 13 कोई एसेट बेच देना, यानी कि 13 वाले साल में कुछ डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। ठीक है? अज्यूम दैट प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन 1 इज सोल्ड फॉर 75 मिलियन ऑन 1 जनवरी 13। ठीक है? आपके ज़हनों में असल में ये ना आए कि ये 65 से 75 कैसे हो गया, इसलिए यहां पे 1 फरवरी लिखा हुआ था। ठीक है ना? उसूली तौर पे तो ये ऐसे ही था। बहरहाल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिलहाल इस बात को जरा साइड पे रखते हो, समझ लो बस एक दिन में बढ़ गई प्रॉपर्टी, किसी वजह से वैल्यू बढ़ गई होगी। मैंने सवाल तो वैसे सही ही बनाया था, 1 फरवरी इसलिए रखा था कि 1 महीने की डेप्शन भी आ जाएगी और बच्चों को ये कह दूंगा कि देखो बस 1 महीने में वैल्यू बढ़ गई, लेकिन जरा वक्त की कमी की वजह से मैंने इसको 1 जनवरी कर दिया। इसलिए डिस्पोजल की एंट्री सीखनी है आपने, पर्चे वाला सवाल नहीं है। ओके, डिस्पोजल की एंट्री। कॉस्ट मॉडल पे तो टेंशन ही कोई नहीं है ना आपको। क्यों? क्योंकि कॉस्ट मॉडल में तो आज भी एंट्री वही होनी है। अब जनाब 13 वाला साल शुरू हुआ, और साल शुरू होते ही मैंने कहा पहले दिन ही बेच दो यार इन्हों, टेंशन मुकाओ। तो 31 दिसंबर 13 साल का पहला दिन, 1 जनवरी 13 ये डिस्पोजल की एंट्री जरा मुझे रिवाइज करा दे कोई बच्चा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हुआ करता था डेबिट, कैश अकाउंट हुआ करता था डेबिट, और एसेट जिसका नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये हुआ करता था क्रेडिट। आज एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया ना? ठीक है? अब अगर हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं तो एसेट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट में क्या पड़ा होगा? कॉस्ट ही पड़ी होगी। तो फिर निकालेंगे भी कॉस्ट, यानी 70 रुपए। ठीक है? बस एक ही एंट्री होनी है, एसेट तो दम तोड़ जाएगा। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैसे तो नजर आ रही है आपको कि 4 की हुई है, ठीक है ना? 4 और 4 8 की, लेकिन यहां डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना। ठीक है? बहरहाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट होगा? 8 से, और कैश 75 आ गया। तो गेन आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बैलेंसिंग फिगर जाएगी कितनी है जी? बोल दें। 13 रुपए। बोलो, 13 ही आता है, और तो कुछ नहीं होना भाई, एसेट ही चला गया अब इस साल में, और कुछ भी नहीं होना। तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट की बात करें तो 13 के साल के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट आ रहा होगा कितना जी? 13 रुपए का। अब ये 13 वाले साल में 13 ही आ गया यार, इत्तेफाक है ये, अब मैं क्या कर सकता हूं। ये कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? 13 13 13 उत्तर चले 13 ही हो गया जी। कोई डेप्रिसिएशन
इस साल में नहीं है क्योंकि एसेट ही इधर देखो एसेट ही नहीं रहा गया। सिंपल है ना स्टैंडर्ड। अच्छा इधर देख लेते हैं जी, हम इसको भी बेच के देख लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 आया, साल के पहले ही दिन 1 जनवरी 13 पर एसिड बिक रहा है। भाई डिस्पोजल की एंट्री में जरा बराबर भी फर्क नहीं है, आज भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट है। ये तो होता ही नहीं है, डू नॉट डेप्रिशिएट भूल गए, यानी एक स्टेप और जहां छोड़ गया, सुकून ही सुकून जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। बाकी सारी एंट्री वैसे ही रखें, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। लेकिन आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ी होगी केडी फेयर वैल्यू पड़ी होनी है जी, जो एंड पर उठाकर पिछले साल के एंड पे, मैंने तो साल का पहला दिन ही डिस्पोज कर दिया है ना। आप कहोगे आप 65 वाली चीज एकदम से सिर्फ 75 होगी, मैंने कहा इसको माफ कर दो बात को, असल बात ऐसे होती नहीं है, लेकिन डिस्पोजल की एंट्री सिर्फ सिखानी थी। अगर इस डेट को 1 मार्च 1 अप्रैल कर दो, 3 महीने की डेप्शन और एक्यूमुलेट हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो पिछले सवाल के अंदर, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो 65 यही ब्रॉड डाउन बनना है ना अगले साल में, 65 तो यही पड़ा होगा 1 जनवरी 13 पर, तो हमने उठाकर इसको बाहर फेंक दिया। तो 65 मिलियन से हो सकता है कल दोबारा इस सवाल को मैं पकड़ूं, बी पार्ट को, यहां नोटिस लिए गया बी पार्ट को, और फिर उसकी डेट कोई बदल कर वो भी सीख लें, लेकिन वो आसान काम है, मुश्किल नहीं है जी। कैश कितना है 75, तो गेन कितना आ गया, ये गेन फेयर वैल्यू गेन नहीं है, ये गेन ऑन डिस्पोजल है। यानी कि 2013 के अंदर आपका गेन ऑन डिस्पोजल निकलेगा कितना, 10 रुपए का, और 2013 में कख नहीं बचा, इधर डिस्पोज जो हो गया, ठीक है। ये है जी टोटल कहानी आपके सवाल की। मैं तो कहता हूं वर्किंग को साइड पे करके इसकी तस्वीर बना लें, वर्किंग भी यहीं ना चपीट के ले आए, कहीं वर्किंग भी इधर ही कहीं ले आते हैं, ठहर जाओ, ताकि एक पिक्चुरे में सब कुछ आ जाए। ये आप थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा आपको। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हमने कर लिए, ठीक है। मैं भी चला जाता हूं, ठीक है जी। होमवर्क के अंदर वो पास पेपर 3 है और एमसीक्यूज भी IS20 के कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं सामने हूं, और इधर आपने सिर्फ रिवीजन करनी है, इसका मजीद कोई होमवर्क मैंने नहीं दिया। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।